वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर जो मोदी सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, उसको लेकर अब हम सभी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी हाँ, अब सभी पेंशनधारकों से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी पेंशनधारक हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इतनी मात्रा में भूतपूर्व सैनिक इस मीटिंग में आए हैं, आप सभी को पता होगा वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर जो तुम सबसे वादा किया गया था, उस वादे पर मोदी सरकार बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। और अब जो रिवाइज पेंशन हमारे पेंशनधारकों को दी जाएगी, वो रिवाइज पेंशन भी इतना लेट लतीफ़ी कर रही है, लेकिन अब हमारे पेंशनधारकों की पेंशन बहुत जल्द रिवाइज होने वाली है, क्योंकि हमारे सभी पेंशनधारक अब एकजुट हो चुके हैं। और आज की मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होगा। सभी पेंशनधारक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। मोहम्मद गौरी से लेके और हिटलर से लेके जो इन्होंने फरमाया था, वो डिक्टेटर ही बन सके, गवर्निंग नहीं कर सके। तो मेरा यही सजेशन है कि एक तो वो मेमोरेंडम जो बाहर पड़े हुए हैं वो बुलाया जाए, मैं इनको दूँ, ताकि वो देखें कि एक जिसको पीएम का वो कैंडिडेट कहते हैं, आदमी को पिल्ला समझते हैं, एक सैनिक जिसने अपनी बहादुरी से इस देश की रक्षा की है, वो कहते हैं कि बिजनेसमैन उनसे भी ज़्यादा जो है ब्रेव है, बहादुर हैं। ऐसा देश जो हमारा इस वक्त चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसी अगर स्थिति आ गई, ऐसी अगर बागडोर इस देश की उनके हाथ में आ गई, तो मेरा आपको ये कहना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा कि अगले 10 साल में ये देश वहीं जाएगा जो आज से 1200 साल पहले था। तो इसके साथ धन्यवाद। थैंक यू स्क्वाड्रन बिजलाल धीमान जी। अभी कर्नल वाई.एस. राणा। राहुल गांधी जी, मेरा आपको बहुत बहुत सलाम। मैं कर्नल वाई.एस. राणा आपसे एक पॉइंट रखना चाहता हूं, जो कि आपके सेंटर के लिए कंसर्न है। प्रदेश की तो तकलीफ़ें हमारे मुख्यमंत्री जी उनको हल करते रहते हैं। ये देश हमारी फ़ौज को हमेशा नौजवान देखना चाहता है, लेकिन मुश्किल एक ही है कि जब नौजवान होते हैं उस वक़्त उसको घर भेज दिया जाता है। एक सिपाही जो है अगर 17-18 साल की नौकरी में, या सिपाही लांस नायक जो है वो 34-35 साल में उनके ऑर्डर है कि इसके आगे ये एक दिन भी नौकरी नहीं कर सकता है, उसको घर भेज दिया जाता है। 34-35 साल के बाद उसकी इतनी जिम्मेवारियां होती हैं कि उसको पता नहीं लगता है कि क्या करना है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे भी फौज ने बताया कि इस रैंक में आप 52 साल के बाद एक दिन नहीं कर सकते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर राष्ट्रपति का आ जाता आदेश कि कर्नल वाई.एस. राणा आपको आज रात को 1 बजे फौज से निर्वृत्त किया जाता है। 1 मिनट भी मैं नौकरी नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मेरा आपसे आदेश है कि जब भी इस नौजवानी में उस फौज से एक जवान या किसी भी अधिकारी को भेजते हैं, उसको लेटरल एडजस्टमेंट के लिए आपको करना चाहते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज, उनकी टेक्निक और उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो देश के लिए फ़ायदा होगा, लाइक अदर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। हमें आपका बहुत धन्यवादी, पूरा सेक्स सर्विसमैन आपके धन्यवादी रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू कर्नल राणा जी, आपकी बहुत अच्छी सजेशन है। ये 6 पे कमीशन में पास हुआ था कि 10% जो हमारा एडजस्टमेंट है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में होगा, लेकिन मुश्किल कहाँ आती है, जो ब्यूरोक्रेसी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं मानते हैं। नहीं तो हमारे 10% फौजी अभी सीआरपी, बीएसएफ या एसएसबी में होते। इसके लिए बड़ा ध्यान देने की ज़रूरी है। अगर आप अपने लेवल पे इस काम को करेंगे तो हमारा जवान जो 35 और 46 साल में पेंशन आता है वो 58 ईयर्स के बाद आएगा और उसको दूसरी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कर्नल एस.सी. शर्मा। दूसरे देशों में क्या होता है जो ये 35 साल की बात की? They retire sir, but they keep getting the pension pay till they retire. मगर उधर भी उनको मतलब हटा दिया जाता है। But most of them are पूरा पे मिलता है उनको।
he keeps getting full pay till he attains the age of retirement. When he becomes 58 years of age, he starts getting pay, pension. But till 58, he'll keep getting the pay. मगर वो आर्मी में नहीं होता है, नहीं, because they want to maintain a young profile. मगर वो आर्मी छोड़ देता है मगर तब भी उसको फुल पे मिलती है। In our case, what we can do, we can adjust him in the paramilitary forces. Little induction. Don't retire him at the age of 35, at the age of 45. Adjust him in the CRPF, BSF, SSB. परमादरणीय श्री राहुल गांधी जी, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मैं कर्नल एस.सी. शर्मा, मैं पूर्व सैनिक जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं फील करता हूं कि जो पूर्व सैनिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए पार्टी को। हम सोच रहे हैं कि हमारी कुछ अनदेखी हो रही है। हम लोग, आप भी जानते हैं कि इस लोकसभा इलेक्शन में हमारे पूर्व सैनिक किसी को भी टिकट नहीं मिला हमारे हिमाचल से। इसके अलावा असेंबली में भी ऐसा ही हाल हुआ हमारा। हमारी 12 लाख वोट बैंक है हिमाचल प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि इस वोट बैंक को इस्तेमाल किया जाए। आखिरकार पूर्व सैनिकों को क्या चाहिए? हमको सम्मान चाहिए, मान सम्मान। हम इज्जत के भूखे हैं। पार्टी में हमने ज्वाइन किया है, हमें पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलना चाहिए। और हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। हमारी यूटिलिटी करिए आप, बहुत फायदा होगा पार्टी को। हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, पैट्रियोटिक हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो पूर्व सैनिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी तरजीह देना चाहिए, उनको इस्तेमाल करें हम, और उनका यूजफुलनेस जो पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू कर्नल एस.सी. शर्मा जी। अभी स्पाई रन सिंह नगरोटा भगवान से है, अपने बाली जी की कंस्टिट्यूंसी के हैं। इनका खास पॉइंट है, मैंने जरूर अपना पॉइंट रखना। आदरणीय राहुल जी, सिपाही रण सिंह बिलोंग कांगड़ा से है। तो एक वन पेंशन और वन रैंक जो दी है आपने, वो सबको यहाँ पर बहुत खुशी है और अति प्रसन्नता है। लेकिन थोड़ी सी इसमें थोड़ी दुख भी है। दुख इसलिए है कि जो रिजर्विस्ट वहाँ से आए हैं उनको वैसे का वैसे ही वो रह जाएगा। उनको मई में इन्होंने साहब ने बोला कि आपको पेंशन अब बढ़ जाएगी, तो हमें एक पैसा भी नहीं बढ़ेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्लियामेंट क्वेश्चन है वहाँ पर, अगर इस हमारे रिजर्विस्ट को अगर हमें भी सिपाही की पेंशन मिल जाए तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हमेशा याद करते रहेंगे। धन्यवाद। नंबरदार दलजीत सिंह। After 9 years, they sent home. अच्छा, Get 20 परम श्रद्धेय for 6 years, they can't go anywhere. भारतीय They serve कांग्रेस India. कमेटी के वाइस चेयरमैन Their pension, they राहुल गांधी जी, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आप हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, जो देवताओं और वीरों की भूमि है, पूर्व सैनिकों से रूबरू बात करने का स्नेह दिया है। हम पूर्व सैनिक आपका हिमाचल में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम पूर्व सैनिक आपके फैसले जो वन रैंक वन पेंशन का लिया है वो बहुत के लिए बहुत आभारी हैं। हम पूर्व सैनिकों के परिवार आपके सदैव ऋणी रहेंगे। श्रीमान जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट का जो कोटा था वो पहले ज़्यादा था। ये देश हिमाचल जो प्रदेश है वो ईमानदारी, वफादारी और मेहनती लोगों का है और वो बड़ी मेहनत से फौज में काम करते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है
कि हमारा जो हिमाचल का रिक्रूटमेंट का कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, पॉपुलेशन बेस के ऊपर दे दिया जाए। धन्यवाद सर। Usually it is based on population. It's based currently on Captain population. Sharma. तो यूपी को सबसे ज़्यादा मिलता है। We are such states like only. आदरणीय हमारे जगजननी जन्मभूमि, ये वीर भूमियों की और माता विजेश्वरी और चामुंडा के माध्यम दामन में बितारे हुए हमारे श्री हृदय के राहुल गांधी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद करता हूँ। मैं कैप्टन डी एन शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस एक्स सर्विसमैन का चेयरमैन, आप सबों को एक्स सर्विसमैन की तरफ से जिनकी दिल की जान और हमारे एक बुढ़ापा बुजुर्ग हमारे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि जिन्होंने अपनी इस योजनाओं में, बजट में हमारा और वीर नारियों का बहुत ही ध्यान रखा। उनका आभारी करते हैं। महोदय, हम सब बुजुर्ग हैं, हमारे साथ नौजवान बच्चे हैं, हम उनकी बेरोज़गारी के लिए आपसे निवेदन करता है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे अध्यक्ष हमारे हिमाचल प्रदेश के और हम प्रदेश सुक्खू जी का भी ये ध्यान है। आपके साथ यही विनम्रता से निवेदन करते हैं, एक हिमाचल रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर खोला जाए, जिससे कि पूर्व सैनिकों की और हमारे युवाओं की बेरोजगार की समस्या जो दूर हो जाए, और हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं, आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कैप्टन शर्मा जी, ये ठीक कह रहे हैं। अगर कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर रानीखेत में हो सकता है, गढ़वाल का लैंसडाउन में हो सकता है, तो क्यों नहीं हिमाचल रेजिमेंट का भी सेंटर हिमाचल में हो, जो अभी फैजाबाद में है। हिमाचल रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट जिसका सेंटर फैजाबाद में है, वो यहाँ पर हिमाचल में हो सकता है। इसी के साथ अगर हिमाचल रेजिमेंट हो, अभी डोगरा रेजिमेंट है, हिमाचल रेजिमेंट होने से हमारे 12 ज़िले हैं, तो 12 ज़िलों के जवान जो है वो फौज में जाएंगे। अभी मैं डोगरा रेजिमेंट कमांड किया है, लेकिन डोगरा रेजिमेंट में जम्मू के भी लोग होते हैं और पंजाब के भी होते हैं। अगर प्योर हिमाचल रेजिमेंट बनेगी तो उसमें हमारे हिमाचल के ही जवान होंगे। धर्मेंद्र पटियाल। परमादरणीय श्री राहुल गांधी जी, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह पटियाल, कन्वीनर हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन सेल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ये 32 साल पुरानी मांग को आपने इस तरीके से सॉर्ट आउट किया या सरकार से करवाया कि हमारी आने वाली सारी पीढ़ियों का फायदा हो गया। अब हमें ये लड़ाई बार बार नहीं लड़नी पड़ेगी। दूसरा, मैं आपके समक्ष एक अपने राजा साहब का और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम कैंटीन के साथ बहुत लगाव रखते हैं। सामान, दारू, हम बाहर के स्टेट्स को 14.3% वैट देते थे, जो कि सरकार ने हिमाचल में हमें कंसेशन फॉर्म देके 2% ही वैट रखा और हमारा 12.3% वैट खत्म हुआ। इससे हम सारे फौजी बहुत खुश हैं। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि मैं अखबार में पढ़ रहा था, आपने लक्ष्य रखा कि हम रोज के 15 किलोमीटर करें, लोगों से मिलें, सरकार की नीतियों को समझाएं। हम तो फौजी हैं राहुल जी, 40-40 किलोमीटर करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको आश्वासन देते हैं कि कम से कम 20 तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद कर्नल महेंद्र जी। अभी बोलने वाले तो बहुत थे, आपके साथ काफ़ी लोग इंटरेक्शन करना चाहते थे, क्योंकि इतना जोश है लोगों में। यहाँ पर 10% लोग यहाँ पर हैं, हमने 70% लोगों को आपकी रैली में भेजा है। जहाँ राहुल जी आप रैली को संबोधित करेंगे, उधर भी 2/3 एक्स सर्विसमैन ही मिलेंगे। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज आप उस वीर भूमि में आए हैं। कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान को 4 परमवीर चक्र मिले थे, 2 हिमाचल के। अभी मैं क्षमा चाहूँगा बाकियों से कि उनको मौका नहीं दिया गया। राहुल जी आपसे बात करना चाहते हैं। राहुल जी को बताने के लिए। राहुल जी बात जो खबर नहीं हुआ है, खास करके डिसेबल सोल्जर्स का,
जो फौज में डिसेबल हो जाते हैं और उन्हें कोई ओके, गुलेरिया जी आप बोल दीजिए, 1 मिनट। हाँ जी, राहुल जी, शहीद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नातन और हमारे देश के शहीद महान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुत्र, आपको इस देश से प्यार है, बाकी नेताओं को देश से प्यार नहीं है। आज किसी भी पार्टी का नेता इस देश के लिए शहीद नहीं हुआ। आपकी पीड़ा हम समझते हैं। जब आपके पिताजी शहीद हुए तो आप 14 वर्ष के थे। आपको इस देश की चिंता है। मैं न जर्नल हूं न कर्नल हूं, मैं चपड़ासी रहा हूं, मजदूर रहा हूं, वकील भी बना हूं और पिछले 30 सालों से फौजियों की आवाज भी बुलंद करता रहा। देश में एकमात्र हमारा फौजी वर्ग ऐसा है जिनको फौज में 8 साल की नौकरी में अपंग होने पर बिना पेंशन से घर भेज दिया जाता है। हमारे किसी रक्षा मंत्रालय ने, हमारे आर्मी के आइडेंटिक चीफों ने उनकी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि उनको कानूनी व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं। मैंने 1946 से घर भेजे गए सैनिक को पेंशन दिलाई आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल से। इसी प्रकार से कम 50-60 फौजियों को पेंशनें दिलाई, पर हमारे रक्षा मंत्रालय जो है वो अपीलों पर अपीलें चले जाते हैं और उन बेचारे गरीब सैनिकों के पास पैसा नहीं होता। 99% हमारे सैनिक जो हैं वो नीचे के रैंकों के हैं। साहब, सिपाही से लेकर के हमारे हौलदार तक, जिनको 15 या 17 साल में घर भेज दिया गया है। 17 साल सिपाही की नायक की नौकरी है, उनके लिए 28 साल का चार्ट ठोक दिया गया है। 1948 में उनकी पेंशन जो थी वो लास्ट पेड रान का 90% थी, घटाते घटाते उसको 33% तक लाए। और अभी भी अगर एक सिपाही को रखना ही 17 साल में है, उसको घर भेज देना है, तो 28 साल की नौकरी कैसे करेगा? तो हमने ये देखा वो चार्ट क्यों है 28 साल का, उस चार्ट को वो तो गवर्नमेंट अभी कर सकती है। दूसरा 96 से 50,000 लोगों को हम लोगों ने आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल से पेंशन दिलाई, 10 तारीख को बढ़ा हुआ पैसा पर और उसमें आदेश भी दिया गया कि जितने भी लोअर रैंक के हैं उनको पैसा दे दिया जाए, पर उनको राहुल जी पैसा नहीं दिया गया। तो हमें तो ना फौज की नौकरी के दौरान जितने हमारे 99% फौजी हैं, हमें वोट देने का चांस ही नहीं दिया गया। हमने अपनी 15 साल की नौकरी में कभी वोट नहीं दिया। थैंक यू जी गुलेरिया जी, आप बैठिए। तो राहुल जी 1 मिनट, गुलेरिया जी आप बैठिए। ये पॉइंट आपका ये जो है 94 के खास थ्रू दिया करके जाएगा। अपंग फौजियों का, क्योंकि लोग मांग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे। ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। और ये गलती कब हुई है? जो 5वां वेतन आयोग हुआ है, उसमें एनडीजे की सरकार थी, उसमें क्या किया कि बड़े आदमी को ज्यादा पैसा दे दिया। अब जिसका आज 1 लाख रुपया बेसिक है, उसको 1 ही लाख रुपया महंगाई भत्ता हो गया। और एक सिपाही जो है, और इसने क्या कर दिया उन्होंने, जब तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब तक तो ब्यूरोक्रेट्स और बड़े आदमी डरते थे। और बड़े आदमियों ने क्या कि देश का धन ऐसे लूटा कि गरीब आदमियों को कंगाल कर दिया। थैंक यू गुलेरिया जी, थैंक यू। प्लीज अपने साथ लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये आपने नब्ज पकड़ लिए। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। आपको भी हमने हजारों प्रस्ताव भेजे, उनका ठीक है गुलेरिया जी, बैठिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट मेरा कोई नहीं है, सिर्फ देश के लिए है, अच्छा बनाने के लिए। मैंने थोड़े सजेशंस लिखे, कल जब सुना ना आप आ रहे हैं, दिमाग में आया भी देश को हमको इंटरनली स्ट्रांग बनाना है। मैंने थोड़े सजेशन आपके लिए रखे हैं। काइंडली गो थ्रू थैंक यू एंड डू कॉल मी इफ यू वांट एनी सजेशंस फॉर थैंक यू वेरी मच। अब मैं श्री राहुल जी से बताइए।
कह रहे तो हाँ। अब मैं श्री राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। नमस्कार। आमतौर से नेता आते हैं, बड़े से स्टेज से भाषण दे देते हैं और चले जाते हैं। मैंने सोचा कि अगर आपकी इश्यूज हैं, आपकी समस्या हैं, तो थोड़ा आपसे भी सुन लें। कौशल, थोड़ा आपसे भी सुन लें, आपकी पोजीशन भी समझ लें, आपकी सोच भी सुन लें। तो इसलिए मैंने ये मीटिंग यहाँ रखी, और सिर्फ एक मीटिंग नहीं रखी है, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स रखी हैं फोर्सेस के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, डिसेबल्ड लोगों के साथ, SC ST सबके साथ ऐसी सभाएं रखी। और सोच ये थी कि हम आपको ना बताएं, आप हमें बताएं, क्योंकि सचमुच में सरकार आपकी बनती है, उसमें काम जो होता है आपका होना चाहिए, और अगर हम आपकी नहीं सुनेंगे तो फिर ठीक से काम नहीं होता है। और ये सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं है, ये सबकी बात है। फोर्सेस की तो तभी बात सुन ली जाती है, मगर जो आपने बात उठाई, जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल कहीं झोपड़ी में रह रहा है, उसकी तो बिल्कुल बात नहीं सुनाई देती है। तो कोशिश, पॉलिटिशियन की कोशिश होनी चाहिए कि भाई सबकी बात सुने। आपने मुझे धन्यवाद कहा, आपने कहा कि 1 रैंक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन आपने कर दिया। देखिए, धन्यवाद तो मैं ले लूंगा, मगर सचमुच में मैंने नहीं किया है। सचमुच बताऊं तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण है आपका सैक्रिफाइस, जो आप रोज लगे रहते हो, अपना खून, अपना पसीना देते हो। अगर आपने ये नहीं किया होता तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री की बात की और आपने कहा, सच है, सच बात यह है कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी से यह बात कही तो डिसीजन उन्होंने 2 मिनट में लिया। 30 साल से ये इशू थी। लोग, काफी पॉलिटिशियन सोचते हैं कि राजनीति पैसे से होती है, मीडिया एडवर्टाइजिंग से होती है, टेलीविजन से होती है, मगर मेरी बिलीफ, मेरी सोच है कि पॉलिटिशियन के पास, पॉलिटिशियन क्या, जनरल के पास सिर्फ एक चीज होती है, क्रेडिबिलिटी। अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, वचन। अगर आपने अपना वचन दिया और उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप ना पॉलिटिक्स कर पाओगे, ना आप किसी प्लाटून को चला पाओगे, ना आप किसी आर्मी को चला पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब ये सवाल उठता है कि भाई लोग पॉलिटिशियन से खुश नहीं है, मेन कारण यही है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी क्रेडिबिलिटी 1 मिनट में खो देते हैं। आज वोट लेने के लिए कल का भूल जाते हैं और फिर अगली बार मार खा जाते हैं। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मेरे पास सिर्फ अपना वचन है और कुछ नहीं। और आप मेरे पिछले 10 साल का करियर देख लीजिए, मैंने एक वायदा नहीं किया है, एक सीरियस वायदा नहीं किया है, चाहे वो भट्टा परसौल की बात हो, चाहे वो न्यामगिरी की बात हो, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि फजूल के वायदे करने का कोई फायदा नहीं होता है। एक बार जैसे केनेडी जी ने कहा था, अंग्रेजी में बोल देता हूं, यू कैन मेक अ फूल आउट ऑफ एवरीवन वंस, यू कैन मेक अ फूल आउट ऑफ सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ एवरीबॉडी ऑल द टाइम। तो मेरे लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्रेडिबिलिटी है और मेरा शब्द है, मेरा वचन है। उसके बिना मेरे पास कुछ नहीं है और मैं उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकता हूं। जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपसे एक वायदा किया था कि देखिए,
जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा मोदी सरकार पर तंज कसा गया है। जी हाँ, अब जब तक हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज नहीं होगी, हमारे पेंशन धारक शांत नहीं बैठने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। यहाँ पर जितने भी पेंशन धारक हमारे साथ जुड़े उन सभी के लिए गुड न्यूज़। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और बड़ी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वो वीडियो आपके लिए रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। सभी पेंशन धारक समाज को हाथ जोड़ करके जय हिंद, जय भारत।